हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ खान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th की स्नैपशॉट्स बुक का एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इस चैप्टर की समरी और साथ ही इस चैप्टर से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। निश्चित रूप से आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इस चैप्टर की जो समरी है, मैंने एक तरह से इस चैप्टर का पूरा एसेंस आपको समझाने का प्रयास किया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताए हैं और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा, अगर ये समरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं तो इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाएगा, इजीली आज के इस वीडियो के बेस पर आप उनका आंसर कर पाएंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि आप चैप्टर को बेहतर तरीके से समझ सकें। जैसा कि अगर हम ओवरव्यू की बात करें तो इस चैप्टर में 4 मेन कैरेक्टर हैं। कौन कौन से? एरम, मुराद, खुसरो और जॉन बायरो। एरम और मुराद जो हैं वो कजिन हैं, यानी चचेरे भाई हैं और गैरोग्लिनियन फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब गैरोग्लिनियन फैमिली के बारे में बताया जाता है कि ये परिवार ऐसा परिवार है जो कि 11वीं सेंचुरी से अपनी ईमानदारी और भरोसे के लिए जाना जाता है, विख्यात है। ठीक है। और इसमें तीसरा जो मेन कैरेक्टर है वो है खुसरो, जो कि एरम का चाचा है, एरम का अंकल है और काफ़ी सन की मिजाज व्यक्ति है। किसी को भी अपने सामने बोलने नहीं देता है, काफ़ी ज़ोर से बोलता है, चिल्लाता रहता है और उसका भी एक कैच फ्रेज है, यानी एक तरह से तकिया कलाम है उसका। यानी एक एक सेंटेंस को बार बार वो बोलता रहता है और उसका सेंटेंस क्या है? जैसे तकिया कलाम को अगर हम बोलते हैं, तकिया कलाम का मतलब ये होता है कि अगर कोई इंसान किसी सेंटेंस को बार बार अपने कॉन्वर्सेशन के अंदर यूज़ करता है, हैबिचुअल होता है किसी वाक्य को बोलने का, तो उसे हम तकिया कलाम बोलते हैं। तो इसमें जो खुसरो जो है, जो एरम का अंकल है, उसका जो तकिया कलाम जो कैच फ्रेज है वो ये है, इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। यानी ये सेंटेंस बार बार वो बोलता है, इस चैप्टर में कई बार इस सेंटेंस को उसने बोला है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये सेंटेंस खुसरो का तकिया कलाम है, यानी कैच फ्रेज है। कौन सा? इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। ठीक है, ये सेंटेंस हो गया। और चौथा इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो है जॉन बायरो, जो कि व्हाइट हॉर्स का रियल ओनर है और पेशे से वो एक फार्मर, एक किसान है। ठीक। तो ये 4 कैरेक्टर हैं। गैरोग्लिनियन परिवार के बारे में बताया गया है और ये बताया गया है कि गैरोग्लिनियन जो परिवार है वो काफ़ी ईमानदार, काफ़ी भरोसे के लायक परिवार है। अपनी ईमानदारी के लिए वो जाना जाता है 11वीं सेंचुरी से। तो ये बातें इस चैप्टर के अंदर बताई गई हैं। ठीक है। अब देख लेते हैं इस चैप्टर की समरी। और समरी को सुन लेंगे तो आप अच्छी तरीके से इस चैप्टर का जो एसेंस है वो समझ पाएंगे कि इस चैप्टर में क्या बताया गया एक्चुअली। ठीक है। तो समरी की बात करते हैं तो समरी कुछ इस तरीके से है। Aram and Murad were two poor boys who belonged to the Garoglinian family who were known for their honesty since the 11th century. यानी इस चैप्टर के अंदर बताया गया कि एरम और मुराद जो है दो गरीब लड़के हैं, चचेरे भाई हैं, जो कि एक गैरोग्लिनियन फैमिली से बिलोंग करते हैं। और गैरोग्लिनियन फैमिली के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया है, 11वीं सेंचुरी से अपनी ईमानदारी, अपनी भरोसे के लिए ये परिवार जाना जाता है। ठीक है। वन अर्ली मॉर्निंग व्हेन एरम वाज asleep and was enjoying pleasant dreams, his cousin Murad came with a beautiful white horse. एरम couldn't believe it. एक सुबह जब एरम सो रहा था और सुहाने सपने देख रहा था, तभी उसका कजिन जो है मुराद, कजिन का नाम क्या है? मुराद। मुराद एक बहुत ही सुंदर घोड़े के साथ उसके पास आता है। लेकिन एरम जो है वो मुराद को घोड़े के साथ देखता है तो विश्वास नहीं कर पाता। विश्वास क्या नहीं कर पाता? वो ये विश्वास नहीं कर पाता कि ये घोड़ा जो है वो मुराद का ही है क्या, या इसे चुरा कर लेकर आया। अब वो मुराद तो घोड़े को खरीद नहीं सकता था क्योंकि वो जानता था कि वो बहुत ही गरीब लोग हैं और निश्चित रूप से उसने घोड़े को चुराया होगा, ऐसा वो अनुमान लगाता है। इसलिए वो विश्वास नहीं कर पाता कि ये घोड़ा जो है वो मुराद का ही है। ठीक है। आगे क्या होता है? एज दे वर पॉवर स्ट्रिकन ही कुडंट बिलीव दैट द हॉर्स वाज हिज ओन। क्योंकि वो काफ़ी गरीब लोग थे, गरीबी से त्रस्त थे, तो इसलिए वो विश्वास नहीं कर सका कि ये घोड़ा जो है वो मुराद का खुद का है। ठीक है। ही वॉज ट्राइंग टू फिगर आउट इफ द हॉर्स हैड बीन स्टोलन बाय हिज कजिन। यानी वो ये पता लगाया था कि निश्चित रूप से जो घोड़ा है ये मुराद ने चुराया होगा। खरीद तो हो सकता नहीं है, निश्चित रूप से उसने इस घोड़े को चुराया होगा, ऐसा वो अनुमान लगाता है, पता लगाने की कोशिश करता है। मुराद हैड कम टू इनवाइट हिम फॉर ए राइड अलोंग। लेकिन मुराद क्या करता है? उसे इनवाइट करता है कि आ जाओ घोड़े पर सवारी करते हैं। यानी उसे वो बुलाता है, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उसके पास आता है और कहता है आजा घोड़े पर सवारी करते हैं। ही आस्क्ड हिम टू मेक इट क्विक बिफोर एवरीवन इन द वर्ल्ड वेक्स अप। और वो उसे कहता है कि जल्दी कर यार, इससे पहले कि आसपास के लोग सब उठ जाएंगे, उससे पहले तो जल्दी आ जा ताकि हम घोड़े की सवारी कर लें, वरना सभी लोग आसपास जो लोग सोए हुए हैं वो सभी जग जाएंगे। यानी पूरा जो शहर है, पूरी गांव, एक तरह से पूरे जो शहर के लोग हैं, गांव के लोग हैं, वो जग जाएंगे। उनके जगने से पहले ही तुम आ जाओ ताकि हम घोड़े का आनंद ले, घोड़े की सवारी का आनंद ले, ये कहकर वो उसे बुलाता है। एरम wore his clothes and jumped out of the window and sat behind मुराद on the horse। अब एरम जो था वो भी घोड़े की सवारी का शौकीन था, तो वो जब ये बात सुनता है तो वो जल्दी से अपने कपड़े पहनता है और खिड़की से जंप लगाकर सीधा मुराद के पास जाता है और मुराद के पीछे पीठ पर, घोड़े की पीठ पर बैठ जाता है। ठीक है। अब आगे क्या होता है देखते हैं। They rode on the horse in the old countryside of the area where they lived, Walnut Avenue। अब वो देहाती एरिया में घोड़े की सवारी करते हैं पूरे दिन और उन जहाँ रहते थे उस जगह का क्या नाम है? वॉलनट एवेन्यू।
ठीक है। आफ्टर सम टाइम मुराद आस्क्ड हिम टू गेट ऑफ एज ही वांटेड टू राइड द हॉर्स अलोन। और थोड़ी देर बाद में मुराद उसे कहता है कि यार ऐसा अगर तू उतर जा, मैं घोड़े की सवारी अकेला करूंगा। ये कहकर वो उससे जो एरम को उतार देता है। एरम उससे क्या कहता है, एरम आस्क्ड हिम इफ ही कुड आल्सो राइड द हॉर्स अलोन जस्ट लाइक हिम, टू विच मुराद सेड दे विल सी एज इट वॉज फॉर हिज ओन सेफ्टी। अब बाद में वो एरम उससे पूछता है ठीक है यार मैं तो उतर जाऊंगा, लेकिन बाद में जिस तरीके से तुम घोड़े की सवारी करो उस तरीके से मुझे भी करने दोगे ना अकेले। तो मुराद उसे कहते हैं यार ये देखेंगे भाई, घोड़ा तुझे अपने ऊपर बिठाएगा कि नहीं बिठाएगा वो तो बाद में देखेंगे, तेरी सुरक्षा को लेकर भी मैं काफ़ी चिंतित हूँ। तो ये बात कहकर वो उसकी बात को टाल देता है। आगे क्या होता है, वेन एरम गॉट हिज चांस ऑफ ए राइड, लेकिन जब एरम को मौका मिलता है सवारी करने का, घुड़सवारी करने का, द हॉर्स टुक हिम टू द वाइन यार्ड एंड थ्रू हिम ऑफ एंड रेन अवे। तो हॉर्स जो है उसे, जब वो घोड़े की सवारी करता है तो हॉर्स उसे अंगूरों के बगीचे में ले जाता है, वहाँ पर उसे नीचे गिरा देता है और खुद भाग जाता है, यानी घोड़ा उसे नीचे गिराकर भाग जाता है। After searching for 30 minutes, Murad finally managed to find the horse and they hid him in a deserted vineyard that had some oats and alfalfa. अब जब घोड़ा भाग जाता है तो लगभग उसे वो बेचारे दोनों ढूंढते हैं, एरम और जो मुराद हैं उस घोड़े को ढूंढने लग जाते हैं, और लगभग आधा घंटा ढूंढने के बाद उसे वो खोज लेते हैं। यानी मुराद जो है फाइनली घोड़े को ढूंढ लेता है और उस घोड़े को कहाँ पर छिपा देता है, एक सुनसान अंगूर के बगीचे में ले जाकर छिपा देता है। और वहाँ पर ओट्स और अल्फाल्फा, यानी एक तरह से घोड़े के खाने का सामान है, घोड़े का चारा है। ओट्स को वैसे हिंदी में हम बात करें तो ओट्स को जई बोलते हैं, और अल्फा जो होता है एक तरह का घास होता है जिसे हिंदी में बोलते हैं रिज़्का। ठीक है, तो ये घोड़े का चारा वो उसे डाल देता है और उसे एक सुनसान अंगूर के बगीचे में छिपा देता है। मुराद हैड ए वे विद एवरीथिंग स्पेशली हॉर्सेस। और इस चैप्टर में बताया गया है कि मुराद जो है वो भी एक तरह से, ये मुराद की स्किल है कि वो हर चीज़ को हर चीज़ को हैंडल करना जानता है, स्पेशली यानी ह्यूमन से, हॉर्सेस से, डॉग से, सभी को आसानी से वो टैकल कर लेता है, हैंडल कर लेता है। ही नो हाउ टू हैंडल एवरी टाइप ऑफ एनिमल एंड ऑल्सो ह्यूमन्स, यानी वो जानता है कि किस तरीके से जानवरों को हैंडल किया जाता है, किस तरीके से ह्यूमन से बात की जाती है, लोगों को हैंडल किया जाता है, टैकल किया जाता है, ये बात वो अच्छी तरीके से जानता है। एवरी मॉर्निंग फॉर 2 weeks दे वुड टेक द हॉर्स फॉर ए राइड एंड देन हाइड इट अगेन। अब क्या होता था, रोज़ सुबह वो लगभग 2 सप्ताह तक हर रोज़ वो सुबह उस घोड़े को लेके जाते, वहाँ से उसकी सवारी करते और वापस उसे वहीं पर छिपा देते। अब आगे देखते हैं। अब वन डे, एक दिन क्या हुआ, वन डे John Byro came to Aram's house to talk to his uncle Khusro, who was an irritated and loud man who shouted at almost everything. एक दिन क्या होता है कि जॉन बायरो कौन है, जो कि व्हाइट हॉर्स का रियल ओनर है, वो एक दिन एरम के घर आता है और एरम के चाचा भी वहाँ पर आए हुए थे, तो वो उनसे मिलने के लिए आता है। अब एरम के चाचा जो खुसरो हैं वो एक तरह से चिड़चिड़े स्वभाव के व्यक्ति हैं, जोर से बोलते हैं, हर बात पे चिल्लाते रहते हैं। तो वो जॉन बायरो जो है वो खुसरो से मिलने आता है। बायरो टोल्ड हिम अबाउट हिज मिसिंग हॉर्स whom he bought at $60। और जॉन बायरो जो है वो खुसरो को बताता है कि अपने खोए हुए घोड़े के बारे में बताता है, और उसे कहता है यार मेरा घोड़ा खो गया है और उसे मैंने $60 के अंदर ख़रीदा था। फॉर 1 month ही couldn't find it and walked for 10 miles to come to their house। और 1 महीने से मैं उसे नहीं ढूंढ पाया हूँ और आज तुमसे मिलने के लिए 10 मील चलकर मैं आया हूँ। ये बात वो खुसरो को बताता है। अब ये बात सुनकर खुसरो क्या करता है, खुसरो रोड एट हिम एंड टोल्ड हिम। ये बात सुनकर खुसरो उस पर दहाड़ता है जोर से और कहता है इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। कोई नुकसान नहीं, ध्यान मत दो इस बात पर। यानी ये तरीके, मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये खुसरो का एक कैच फ्रेज है, खुसरो का एक तकिया कलाम है। बार बार इस सेंटेंस को इस चैप्टर के अंदर उसके द्वारा बोला गया है। तो ये सेंटेंस बार बार वो बोलता है। ठीक है, एग्जाम में भी अगर पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं इजीली, इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। ये इसका कैच फ्रेज है। ठीक, आगे क्या होता है, बायरो बिकेम इरिटेटेड बाय हिज एटीट्यूड एंड ही वेंट अवे। अब बायरो उसके व्यवहार से काफ़ी नाराज हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। एरम वेंट टू मुराद एंड टोल्ड हिम अबाउट द मिसिंग हॉर्स ऑफ बायरो। अब एरम जो है भागा किसके पास जाता है, मुराद के पास जाता है और उसे कहता है यार ये जो घोड़ा है, जिस घोड़े को तो लिए बैठा है, ये घोड़ा तो जॉन बायरो का है। आज वो मेरे घर आया था, चाचा जी को बता रहा था अपने खोए हुए घोड़े के बारे में, चाचा जी से बात कर रहा था। ये बात वो मुराद को जाकर बताता है। अब आगे क्या होता है, यानी ये बात तो बताता ही है और साथ साथ वो ये भी कहता है एंड आस्क हिम नॉट टू रिटर्न द हॉर्स अंटिल ही लर्न्स टू राइड इट। और वो कहता है यार वो तो ठीक है, लेकिन तुम इस घोड़े को उसे लौटाना मत, जब तक कि मैं घोड़े की सवारी अच्छी तरीके से सीख ना लूँ तब तक इसे लौटाना मत। अब मुराद उसे क्या कहता है, मुराद टोल्ड हिम दैट इट वुड टेक 1 year फॉर हिम टू लर्न टू राइड द हॉर्स। अब मुराद उसे कहता है ये तो पॉसिबल नहीं है भाई, तुझे तो 1 साल लग जाएगा सीखने में, लगभग भी घोड़े की सवारी सीखने में तुझे 1 साल लगेगा। ही फर्दर एंग्रीली एडेड दैट दे कुड नॉट बी थीव्स एज देयर ट्राइब इज नोन फॉर द ऑनेस्टी एंड सेड दैट दे वुड रिटर्न द हॉर्स आफ्टर 6 months। अब वो कहता है भाई तुझे तो लगभग 1 साल लग जाएगा, और फिर वो गुस्से में ये बात भी कहता है कि मैं नहीं चाहता कि हमारी जाति को कोई जो है
हम चोर साबित हो, हमें कोई चोर कहे, क्योंकि जो हमारा परिवार है, हमारी जो जाति है, वो अपनी ईमानदारी, अपने भरोसे के लिए जानी जाती है। हाँ ठीक है, इस घोड़े को 6 महीने के बाद में हम लौटा देंगे। 1 साल तो नहीं रख सकते, लेकिन 6 महीने के बाद में इस घोड़े को हम लौटा देंगे। ये बात मुराद एरम को कहता है। अब आगे क्या होता है देखते हैं। One day on their way back to hide the horse to the hidden spot, they met जॉन बायरो हु वाज गोइंग बैक टू द टाउन। एक दिन जब वो घोड़े को छिपाने के लिए जा रहे थे, उसकी हिडन स्पॉट पर छुपाने की जगह पर उसे छुपाने जा रहे थे, तो रास्ते में उनकी मुलाकात किससे हो जाती है? जॉन बायरो से, जो कि कस्बे में जा रहा था। तो जॉन बायरो कौन है? जॉन बायरो उस घोड़े का वास्तविक ओनर है, रियल ओनर है। तो उस जॉन बायरो से उनकी मुलाकात होती है। ही टॉक टू देम एंड केयरफुली एग्जामिन द हॉर्स। अब वो जॉन बायरो है, वो एरम और मुराद से बात करता है और अपने वो घोड़े को देखकर काफ़ी नज़दीक से उसका परीक्षण करता है, घोड़े को देखता है, क्योंकि उसे लगता है ये शायद घोड़ा उसी का है। तो उस घोड़े को काफ़ी अच्छी नज़दीक से जाकर वो देखता है। ही एडमिटेड दैट द हॉर्स लुक्ड एग्जैक्टली लाइक द वन ही हैड। और वो ये बात स्वीकार भी करता है कि ये घोड़ा तो एकदम उसके घोड़े जैसा ही है। ही बट सिंस ही न्यू हिज पेरेंट्स एंड द ऑनेस्टी ऑफ देयर फैमिली, ही डिडंट बिलीव दैट दे हैड हिज मिसिंग हॉर्स। लेकिन साथ साथ वो ये भी जानता है, वो जो एरम और मुराद के परिवार के बारे में जानता है, उनके माता पिता को अच्छी तरीके से जानता है, और वो ये भी जानता है कि इनका परिवार जो है ईमानदारी और भरोसे के लिए जाना जाता है, तो ये चोरी तो कर नहीं सकते। इसलिए वो विश्वास नहीं करता कि जो घोड़ा उनके पास है वो घोड़ा उसी का है, यानी ये घोड़ा उन्होंने चुराया, ऐसी बात पर वो विश्वास नहीं कर पाता। ही अज्यूम्ड इट वॉज अ ट्विन हॉर्स। और फाइनली वो ये मानता हो सकता है ये घोड़ा मेरे घोड़े का जुड़वा घोड़ा है, यानी एक तरह से मेरे घोड़े के जैसे दिखने वाला कोई दूसरा घोड़ा है। मुराद मैनेज टू लेट बायरो अज्यूम दैट इट वॉज नॉट हिज हॉर्स, सो ही वेंट अवे। और मुराद भी उसे मैनेज कर देता है, मना लेता है कि हाँ ये घोड़ा तुम्हारा नहीं है, और फिर आखिरकार वो वहाँ से चला जाता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग बोथ ऑफ देम टुक द हाउस बैक टू बायरोज वाइन यार्ड एंड पुट इट इन द बार। और अगले दिन अब दोनों बेचारे जो एरम और जो मुराद थे, उन्हें भी रियलाइज़ होता है कि कोई हम पर इतना विश्वास करता है, तो वो उसकी बातों से प्रभावित होकर अगले दिन नेक्स्ट डे क्या करते हैं, वो घोड़े को ले जाकर बायरो के वाइन यार्ड में, यानी अंगूरों के बगीचे में, वहाँ पर उसे छोड़ाते हैं, और उसे जो उसका जो बाण था, खलियान था, वहाँ पर उसे छोड़ाते हैं घोड़े को। द डॉग्स फॉलोड देम ऑल अलोंग क्वाइटली एंड दे लेफ्ट द प्लेस। और वहाँ पर जो कुत्ते होते हैं वो भी, यानी उनको भी अच्छे तरीके से वो टैकल कर लेता है, यानी उन्हें भौंकने नहीं देता। कौन नहीं भौंकने देता? मुराद जो है वो, क्योंकि उसे हर चीज़ को टैकल करना आता है, जानवरों को, घोड़ों को, इंसानों को। तो वो क्या करता है, वो घोड़े जो है उनको देखकर भौंकते नहीं है, वो उन्हें अच्छी तरीके से टैकल कर लेता है और चुपचाप घोड़े को वहाँ पर छोड़कर आ जाते हैं। अब आगे देखते हैं। अब क्या होता है, द सेम आफ्टरनून, उसी दोपहर क्या होता है, जॉन बायरो केम बैक टू हिज हाउस टू टेल हिज मदर अबाउट हिज हॉर्स हु हैड कम बैक। जॉन बायरो उसी दिन उसी दोपहर उनके घर आता है और उसकी मम्मी को बताता है, एरम की मम्मी को बताता है कि उसका जो घोड़ा खो गया था वो वापस आ गया है। ही वॉज हैप्पी एंड वॉज एस्टोनिश्ड टू सी द हॉर्स बैक द टेम्पर। और वो काफ़ी खुश था, काफ़ी आश्चर्यचकित था अपने घोड़े के स्वभाव को देखकर। यानी उसका पहला घोड़ा जो था वो काफ़ी गर्म मिजाज का था, काफ़ी गुशेल मिजाज का था, लेकिन अब उसका घोड़े का जो मिजाज है वो काफ़ी अच्छा हो गया है। एंड इट वॉज स्ट्रोंगर देन एवर। और जो घोड़ा उसका था, जो पहले की बजाय और ज़्यादा ताकतवर हो गया। ये बात वो एरम की मम्मी को बताता है। अंकल खुसरो अगेन रोड। अब अंकल खुसरो भी वहाँ पर होते हैं, वो दोबारा उसकी बात जोर से दहाड़ते हैं, कहते हैं, क्वाइट मैन क्वाइट, शांत हो जाओ आदमी, शांत हो जाओ। योर हॉर्स हैज़ बीन रिटर्न, पे नो अटेंशन टू इट। आपका घोड़ा मिल गया है, अब ज़्यादा ध्यान मत दो इस बात पर। यानी वो ये अपनी बात दोबारा वो बोलता है। तो इस तरीके से चैप्टर था। इस चैप्टर के अंदर एक परिवार के बारे में बताया गया है जो कि काफ़ी ईमानदारी, भरोसे के लिए जाना जाता है। तो कुल मिलाकर बहुत ही प्यारा सा चैप्टर था, जिसे मैंने काफ़ी आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है। और मुझे उम्मीद है इस समरी को पढ़ने के बाद, इस समरी को सुनने के बाद, इस चैप्टर का जो एसेंस है, इस चैप्टर का जो मेन थीम आप इजीली समझ पाए होंगे। तो ये समरी है और मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा इस समरी को आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस समरी के अंदर सभी मेन करेक्टर्स को, सभी मेन पॉइंट्स को मैंने इंक्लूड किया है। अब देख लेते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन भी मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, Who tapped the windows? What did Aram see when he looked out of the window? यानी खिड़की को किसने थपथपाया था, और what did Aram see? एरम क्या देखता है जब वो खिड़की के बाहर देखता है? तो आंसर हो जाएगा एरम्स कजिन मुराद टैप द विंडो। यानी एरम का जो चचेरा भाई था मुराद, टैप द विंडो, उसने विंडो की खिड़की को थपथपाया था। एरम सो दैट हिज कजिन वॉज सिटिंग ऑन ए ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स एंड इन्वाइटिंग हिम टू राइड। और एरम देखता है कि उसका जो चचेरा भाई है एक बहुत ही प्यारे से घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है और उसे इनवाइट कर रहा है घुड़सवारी के लिए। यानी सुबह सुबह जब अर्ली मॉर्निंग वो प्लेजेंट ड्रीम्स देख रहा था, तभी अचानक उसे आवाज़ आती है ना, मुराद उसे आवाज़ देता है कि एरम एरम बाहर आओ।
तो वो खिड़की को थपथपाता है, फिर वो बाहर जब देखता है तो मुराद को एक बहुत ही प्यारे घोड़े के साथ देखता है और मुराद उसे कहता है कि आओ चलो घोड़े की सवारी करते हैं। इस तरीके से वो उसे इन्वाइट करता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, वाई कुडंट द नरेटर बिलीव दैट द कजिन मुराद कुडंट हैव बॉट द हॉर्स। अब जो नरेटर यानी एरम जो है वो क्यों विश्वास नहीं कर सका कि जो उसका जो कजिन है मुराद जो है वो घोड़े को नहीं खरीद सकता। तो इसी तरह से इसका आंसर हो जाएगा, मुराद बिलोंग टू गैरोग्लेनियन फैमिली, क्योंकि मुराद एरम जो थे वो गैरोग्लेनियन फैमिली से बिलोंग करते थे। द फैमिली वॉज वेरी पुअर, परिवार बहुत गरीब था उनका। सो द नरेटर कुड नॉट बिलीव दैट द कजिन मुराद कुड हैव बॉट द हॉर्स। इसलिए नरेटर यानी एरम को विश्वास नहीं हो सका कि उसका जो कजिन मुराद है वो एक घोड़े को खरीद सकता है। क्यों नहीं खरीद सकता? क्योंकि उनका परिवार काफ़ी गरीब था, पॉवर स्ट्रिकन थे, वो इन गरीबी से त्रस्त थे, पॉवर्टी स्ट्रिकन थे, गरीबी से त्रस्त थे, तो वो घोड़े को तो खरीद नहीं सकते थे। तो निश्चित रूप से इस बात के कारण, गरीबी के कारण उसे विश्वास नहीं हो सका कि ये घोड़ा जो है मुराद का खुद का है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द करेक्टर ऑफ नरेटर्स अंकल खुसरो, यानी जो एरम के अंकल खुसरो उसके करेक्टर के बारे में बताना आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा ये रहा, देख लेते हैं। खुसरो वॉज कंसिडर टू बी क्रेजी, यानी खुसरो को क्रेजी यानी सन की माना जाता है, सन की समझाता है, एक सन की मिजाज का व्यक्ति था वो। ही वॉज अ ह्यूज एंड पावरफुल मैन, काफ़ी लंबा और काफ़ी शक्तिशाली आदमी था। ही वॉज शॉर्ट टेम्पर्ड एंड इरिटेटिंग बाई नेचर, काफ़ी जल्दी गुस्सा होने वाला चिड़चिड़े स्वभाव का व्यक्ति था। ही कुड नॉट अलाउ एनीबॉडी टू स्पीक बिफोर हिम, और वो नहीं चाहता था कि कोई भी उसके सामने बोले। तो ये उसका थोड़ा स्वभाव था, उसकी करेक्टरिस्टिक्स थी, जो कि इस आंसर में आप लिख सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हु वॉज जॉन बायरो, वाई हैड ही कम टू द नरेटर हाउस। जॉन बायरो कौन था और वो नरेटर के घर में क्यों आया था, यानी एरम के घर में क्यों आया था। तो आंसर हो जाएगा, जॉन बायरो वॉज ए फार्मर, जॉन बायरो एक किसान था। ही टोल्ड द नरेटर्स मदर दैट हिज ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स हैड बीन स्टोलन लास्ट मंथ, ही वॉज ट्राइंग टू फाइंड द हॉर्स आउट। यानी वो उसकी मम्मी को बताता है कि उसका जो घोड़ा था वो पिछले महीने खो गया है और वो उसे कोशिश कर रहा है ढूंढने की, यानी अपने घोड़े को ढूंढ रहा है। ये बात उसे वो बताता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, वेयर डिड दे हाइड द हॉर्स एंड वाई। अब उन्होंने, एरम और मुराद ने घोड़े को कहाँ छिपाया था और क्यों छिपाया था। तो आंसर हो जाएगा, एरम और मुराद डिडंट वांट टू कोट विद अ स्टोलन हॉर्स, यानी एरम और मुराद नहीं चाहते थे कि उन्हें कोई घोड़े के साथ पकड़े, यानी उस घोड़े के साथ कोई उन्हें पकड़े, ये बात वो नहीं चाहते थे। मुराद हैड फाउंड ए डेजर्टेड वाइनयार्ड, और मुराद को एक पता था, एक सुनसान अंगूर के बगीचे के बारे में उसे पता था। ही टुक द हाउस इनसाइड इट एंड टाइड इट देयर, तो वो उस घोड़े को वहाँ पर ले गया, उसने वहाँ पर उसे बांध दिया, यानी एक तरह से छिपा दिया। ठीक है, अब अगला हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन हमारा ये रहा, वाई डिड जॉन बायरो थिंक दैट द हॉर्स वॉज द ट्विन ऑफ हिज हॉर्स, यानी जॉन बायरो ऐसा क्यों सोचता है कि ये जो घोड़ा है वो उसकी घोड़े का जुड़वा है। तो आंसर हो जाएगा, जॉन बायरो वॉज सरप्राइज टू सी हिज वाइट हॉर्स विद एरम एंड मुराद, यानी जॉन बायरो उस सफ़ेद घोड़े को एरम और मुराद के साथ देखकर काफ़ी आश्चर्यचकित होता है। बट ही कुडंट डाउट देयर फैमिली ऑनेस्टी, लेकिन वो उनके परिवार पर शक नहीं कर पाता, क्योंकि उसने वो ऐसा मानता है कि उनका जो परिवार है, उनका जो परिवार यानी जिसका नाम गैरोग्लिनियन फैमिली से बिलोंग करते हैं, और गैरोग्लिनियन फैमिली जो है वो अपनी ईमानदारी भरोसे के लिए जानी जाती है, इसलिए वो उनकी ईमानदारी पर शक नहीं कर पाता। सो ही थॉट दैट द हॉर्स वॉज द ट्विन ऑफ हिज हॉर्स, इसलिए वो ऐसा सोचता है कि ये घोड़ा हो ना हो, उसके घोड़े का जुड़वा कोई दूसरा घोड़ा है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, हाउ डिड एरम कंक्लूड दैट मुराद हैड स्टोलन द हॉर्स, किस तरीके से एरम ने निष्कर्ष निकाला कि मुराद जो है उसने घोड़े को चुराया है। तो आंसर हो जाएगा, एरम न्यू दैट मुराद कुडंट हैव बॉट सच ए ब्यूटीफुल हॉर्स बिकॉज दे बिलोंग टू अ वेरी पुअर फैमिली। ये क्वेश्चन हालांकि पहले भी आ गया। तो इस क्वेश्चन में क्या है, हाउ डिड एरम एंड कंक्लूड दैट मुराद हैड स्टोलन द हॉर्स, कैसे कंक्लूड किया उसने कि मुराद ने जो है घोड़े को चुराया था। तो उसका आंसर हो जाएगा, एरम जानता था मुराद कुडंट हैव बॉट सच ए ब्यूटीफुल हॉर्स, मुराद जो है एक ऐसा घोड़ा नहीं खरीद सकता। क्यों नहीं खरीद सकता? बिकॉज दे बिलोंग टू अ वेरी पुअर फैमिली, क्योंकि वो बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करता है। हैंस ही कंक्लूडेड दैट मुराद हैड स्टोलन द हॉर्स, इसलिए उसने निष्कर्ष निकाला हो ना हो मुराद ने ये घोड़ा चुराया है, क्योंकि खरीद तो वो सकता नहीं। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, हाउ वॉज मुराद अ नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ खुसरो, यानी मुराद जो है खुसरो का नेचुरल डिसेंडेंट उत्तराधिकारी किस तरीके से था। तो इसका आंसर हो जाएगा, अंकल खुसरो वॉज ए क्रेजी स्ट्रीक, अंकल खुसरो जो थे वो सन की प्राणी था एक तरह से। ही वॉज हॉट टेम्पर्ड पर्सन, गर्म मिजाज का व्यक्ति था। द हैबिट ऑफ मुराद वॉज लाइक हिज अंकल, और मुराद की जो आदतें थी वो भी अपने अंकल खुसरो की ही तरह थी। ही वॉज अ क्रेजी स्ट्रीक टू, वो भी एक तरह से क्रेजी यानी सन की प्राणी था, तो इसलिए उसका इसलिए मुराद को खुसरो का डिसेंडेंट बताया जाता है, चैप्टर में बताया गया है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 10 क्वेश्चन मैंने शामिल किए आज के इस वीडियो में। तो 9 का क्वेश्चन हमारा, वाई डिड अंकल खुसरो सन केम टू हिम एट बार्बर शॉप एंड व्हाट डिड अंकल रिप्लाई। अब यानी अंकल खुसरो का जो बेटा था जिसका नाम एरक था, वो
नाई की दुकान पर क्यों आता है और अंकल उसे क्या जवाब देते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा वंस अंकल खुसरो सन एरिक केम रनिंग टू द बार्बर शॉप वेयर हिज फादर वाज हैविंग हिज मस्टास ट्रिम्ड टू टेल हिम दैट देयर हाउस वाज ऑन फायर। एक दिन क्या होता है, खुसरो का बेटा, खुसरो अंकल का जो बेटा जिसका नाम एरिक है, दौड़ता हुआ आता है नाई की दुकान पर जहाँ पर उसके पिताजी यानी जहाँ पर जो अंकल खुसरो है वो अपनी मूछें वगैरह बनवा रहे थे, ट्रिम करवा रहे थे। तो वो भागता हुआ आता है और कहता है कि पापा पापा घर में आग लग गई है। दिस मैन खुसरो सेट अप इन द चेयर एंड रोड। तो वो जो खुसरो जो होता है वो खुशी में बैठा हुआ जोर से बोलता है, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, कोई बात नहीं, कोई नुकसान नहीं, ध्यान मत दो। ये बात बोलता है। और जब ये बात बोलता है तो बार्बर जो नाई जो था, जो उनकी मूछें बना रहा था, वो कहता है बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर। वो कहता है अरे भाई तुम, ये लड़का तो ऐसे कह रहा है कि तुम्हारे घर में आग लग गई है। सो खुसरो रोड, तो दोबारा वो खुसरो जोर से बोलकर कहता है इनफ, काफ़ी हो गया, इट्स नो हार्म, कोई नुकसान नहीं। यानी ये बातें बार बार वो बोलता है। तो इस तरीके से वो जो है अपना बिहेवियर शो करता है वहाँ पर। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ गैरोगेलियन फैमिली, यानी गैरोगेलियन फैमिली के परिवार के बारे में बताइए, उनकी हालत के बारे में बताइए, वर्णन करिए। तो आंसर हो जाएगा ऑल द मेंबर्स ऑफ गैरोगेलियन फैमिली वर पुअर, यानी गैरोगेलियन फैमिली के सभी सदस्य गरीब थे। दे वर लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड, यानी संसार की सबसे उपहासपूर्ण और आश्चर्यजनक गरीबी से वो जो है जी रहे थे। आश्चर्यजनक और उपहासपूर्ण गरीबी के अंदर वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। बट दे वर फेमस फॉर देयर ऑनेस्टी, लेकिन पूरा गैरोगेलियन फैमिली जो परिवार था वो अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता था, प्रसिद्ध था। फॉर द लास्ट 11 सेंचुरीज दे हैड नेवर कंप्रोमाइज्ड विद देयर ऑनेस्टी, यानी पिछली 11 शताब्दियों से उन्होंने कभी भी अपनी ईमानदारी के साथ कोई समझौता नहीं किया था। दे वर रेदर प्राउड ऑफ देयर ऑनेस्टी, बल्कि वो तो अपनी ईमानदारी पर काफ़ी गर्व किया करते थे। एवरीवन इन द नेबरहुड बिलीव्ड इन देयर ऑनेस्टी, और आसपास के सभी लोग उनकी ईमानदारी पर विश्वास किया करते थे। तो ये थे 10 क्वेश्चंस और समरी, जो कि मैंने काफ़ी आसान भाषा में आपको समझाई है। मुझे उम्मीद है ये चैप्टर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू डिड, प्लीज गिव इट अ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड siblings who are especially in 11th class. So once again, thank you so much for watching this video till the very end. See you soon in next video. Till then, take care of yourself. Keep watching, keep growing, keep learning, and keep smiling. Once again, thank you. Have a nice day.